राम वृक्ष के अभेद्य किले के राज। हिंसा से पहले का पूरा सच, जहां कोई नहीं पहुंचा अब तक, वहां पहुंचा आज तक। राम वृक्ष की साजिश का पूरा सच। कबूल कर रहे हैं और आजादी की बात करने वाले वो आजाद चंद्रशेखर भगत सिंह सुभाष था। कैसे हुई मथुरा हिंसा की प्लानिंग? तो बात है, अंतर में सुनिए, अंतर में तो बात है, सच्चाई को नकारना। राम वृक्ष ने कैसे तैयार की महिला सेना? कैसे बच्चों को दी गई ट्रेनिंग? कैसे राम वृक्ष के कदम चूमता था सरकारी अमला? कैसे जवाहर बाग में चलते थे सरकारी अस्पताल? अरे घबराइए मत, खड़े रहिए, वो देखिए, उनको देखिए, घबराइए आप लोग, बैठ जाइए, नंबर आता है, बैठ जाओ। कैसे देश भर में साजिश रच रहा था राम वृक्ष? महंगाई बताता है हमें कैलकुलेशन में चांदी का 1 रुपया था जब शहीद थे, और वही 1 रुपया चांदी का लेकर के जाइए, कितना सामान मिलेगा? 350 राजा और नवाबों ने जो है वो विक्टोरिया रानी को अपनी साम्राज्य मान लिया। मालूम दे रहा है कि हरिद्वार ज्ञान की नगरी नहीं है, भिखारियों की। आज तक ले जाएगा आपको स्वयंभू सन की सम्राट के उस किले में जहां अब तक कोई नहीं पहुंचा। हम दिखाएंगे आपको कैसे रची गई मथुरा हिंसा की साजिश, कैसे बोए गए मथुरा हिंसा के बीच, कैसे 2.5 साल में जवाहर बाग में पनपा राम वृक्ष शासन और प्रशासन के लिए संकट बन गया। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र जवाहर बाग के भीतर एक और समानांतर सत्ता चलती रही। हम आपको दिखाएंगे कि जवाहर बाग खाली कराने के लिए कितने लोगों ने संघर्ष किया, लेकिन जवाहर बाग खाली कराने के बजाय पुलिस ने राम वृक्ष विरोधियों को ही खदेड़ दिया। देखिए कि क्या होता था सन के सम्राट के अवैध साम्राज्य में। यह साजिश सिर्फ मथुरा में ही नहीं चल रही थी, बल्कि पूरे भारत में राम वृक्ष अपनी जड़ें फैला रहा था। हम दिखाएंगे आपको राम वृक्ष की मथुरा से शुरू हुई यात्रा जो देश भर में चली, और इस यात्रा के दौरान कैसे राम वृक्ष लोकतंत्र के लिए जहर उगला। देखिए 2 जून से पहले वाला 2 साल का सच। मथुरा हिंसा की भयावह तस्वीरें अभी आपने देखी हैं। मथुरा हिंसा में प्रशासन और शासन की चूक भी आपने देखी है। सवाल उठ रहे हैं कि एक अकेला आदमी कैसे शासन के लिए खतरा बन गया। तो आज हम आपको वही सच दिखाने जा रहे हैं कि कैसे राम वृक्ष यादव इतने बड़े सिस्टम के लिए इतना बड़ा खतरा बन गया। कैसे मथुरा में डेरा डालने से पहले और बाद में राम वृक्ष यादव ने अपनी जड़ें पूरे देश में फैलाने की कोशिश की और मथुरा में फैला दी। इस कार्यक्रम में हम आपको दिखाएंगे वो पूरा सच जो अब तक नहीं दिखाया गया। देखिए मथुरा हिंसा के 2 साल पहले से लेकर मथुरा हिंसा वाले दिन तक की पूरी कहानी सिर्फ आज तक पर। फायर हो रही है, फायर नीचे हो, यहाँ नीचे फायर हो रही है। मथुरा की छाती पर राम वृक्ष ने जो जख्म बनाया, उसका दर्द पूरे देश ने महसूस किया। जवाहर बाग की हिंसा अचानक भड़का आक्रोश नहीं था, बल्कि एक सुनियोजित हिंसा थी जिसका हर दांव, हर पैतरा राम वृक्ष सालों से तैयार कर रहा था। और 2 जून को मथुरा में जो कुछ हुआ वो राम वृक्ष की सोची समझी साजिश थी। इस हिंसा में सूबे के शासन और प्रशासन पर सवाल खड़े कर दिए। उंगलियां सरकार की ओर उठी और लापरवाही के आरोपों की झड़ी प्रशासन पर लगी। लेकिन हिंसा का मास्टरमाइंड इससे भी बड़ी साजिश रच रहा था। नहीं कर रहे हैं तो गुलामी कबूल कर रहे हैं और आजादी की
की बात करने वाले वो आजाद चंद्रशेखर भगत सिंह सुभाष बाबू को ही अपराधी ठहरा रहे। मथुरा हिंसा से बहुत बड़ी थी राम वृक्ष की साजिश। पूरे देश में फैला रहा था जहर। मथुरा में फैलाया गया राम वृक्ष का आतंकवाद सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं था, बल्कि राम वृक्ष तो देश भर में अपनी जड़ें फैलाने की साजिश रच रहा था। RBI की करेंसी भारत में नहीं चलेगी, ये ब्रिटेन का बैंक है। आजाद हिंद बैंक करेंसी भारतीय करेंसी है और इससे लेन देन। हम आपको जवाहर बाग में फैला राम वृक्ष का साम्राज्य, उसकी सेना और उसकी व्यूह रचना सब दिखाएंगे कि कैसे प्रशासन राम वृक्ष के सामने घुटने चूमता था और कैसे उसके इशारे पर जवाहर बाग में हर सुविधा पहुंचती थी। लेकिन उससे पहले ये सच देखिए कि कैसे राम वृक्ष देश के तमाम सूबों में अपने जवाहर बाग बनाने की सोच रहा था। कोई दम रखता हो तो मैदान में आवे, सामने समर्पण करें। जय हिंद, जय सुभाष। कैसे जवाहर बाग का कब्जाधारी जवाहरलाल के खिलाफ जहर उगलता था, इसके लिए आपको फ्लैशबैक में चलना होगा। रंगून से सुभाष बाबू ने संदेश दिया कांग्रेसियों से कि अंग्रेजों से समझौता मत करो और भी गुलामी में देश को मत ठोको। लेकिन ये कांग्रेसी नहीं माने और अंग्रेजों से इन लोगों ने हाथ मिला लिया और देश को आर्थिक गुलामी में झोंक दिया। और वो RBI की करेंसी जो ब्रिटेन की करेंसी है आज भी भारत में चल रही है और उनको ये भारतीय रुपया कहते हैं। अगर ये RBI भारत का बैंक रहा होता, अगर RBI की करेंसी भारतीय करेंसी रही होती तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस शहीदों के मुर्दों को आजाद हिंद बैंक की स्थापना करने की क्या जरूरत थी। राम वृक्ष यादव ने 2500 लोगों का एक संप्रदाय जवाहर बाग में खड़ा कर दिया था, लेकिन उसका मिशन यहीं तक सीमित नहीं था। पूरे भारत में घूमकर वो लोकतांत्रिक नियमों, चुनावों को अवैध बताता था। उसका सपना था कि देश के हर राज्य में जवाहर बाग जैसा एक केंद्र बने और उसका छत्रप वो खुद बन जाए। आज तक को मिले राम वृक्ष के ये वीडियो किस दिन और किस तारीख के हैं, ये तो कहना मुश्किल है। लेकिन लगभग 2 साल से राम वृक्ष देश के अलग अलग राज्यों में घूमकर अपना अटपटा अलग फूंक रहा था। जवाहर बाग से राम वृक्ष जलियांवाला बाग पहुंचा तो सुनिए कैसे वो शहीदों के नाम पर लोगों को भावनात्मक रूप से ठग रहा था। आजाद हिंद सरकार जो है वो भारत सरकार है और शहीदों की सरकार है जी, जिसके लिए ऊधम सिंह ने कुर्बानी लंदन तक दिया और भगत सिंह फांसी पर चढ़े थे, इसके लिए कि हमारी करेंसी होगी। शहीदों के नक्शे कदम पर चलना होगा। ये नेहरू वादियों का नक्शा यहाँ नहीं चलेगा। जब साइमन कमीशन को वापस किया गया, रौलट एक्ट के लिए इस बात को जो है ये लाशों का ढेर लगवा दिया गया, तो RBI यहाँ जो है ब्रिटेन का बैंक रहेगा। राम वृक्ष चाहता था कि शहीदों के नाम पर ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपने साथ जोड़ सके। वो भले सियासत को असंवैधानिक करार देता फिरता रहा, लेकिन अपने प्रचार रथ से सियासत करने में बाज नहीं आए। उसने देश के तमाम इलाकों में लोगों को मुफ्तखोरी से झूठे सपने दिखाए। अगर आप चुनाव का बहिष्कार नहीं कर रहे हैं तो गुलामी कबूल कर रहे हैं और आजादी की बात करने वाले वो आजाद चंद्रशेखर भगत सिंह सुभाष बाबू को ही अपराधी ठहरा रहे। अपराधी तो चंडीगढ़ और दिल्ली में बैठे हैं कि नहीं बैठे हैं, इस बात को बताइए। और सुनिए, आजाद हिंद बैंक करेंसी आएगी तो 1 रुपए का 7 लीटर डीजल आ रहा है। ये गणती कैलकुलेशन है, ये एक नाटकल कैलकुलेशन है, ये जो रखा जा रहा है ये हवाबाजी की बात। राम वृक्ष यादव देश की चुनाव व्यवस्था, देश की करेंसी और देश की व्यवस्था सब पर सवाल उठाता घूमता रहा, लेकिन कभी उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। जवाहर बाग में जड़ें जमा चुका राम वृक्ष देश के दूसरे कोनों में भी अपने हमदर्द ढूंढ रहा था। हरियाणा के किसानों, न हड़ताल करना है, न आंदोलन करना है, न तोड़फोड़ करना है और आरक्षण और अनुदान से कुछ होने वाला नहीं। आरक्षण और अनुदान के बात क्यों करते हो? ये सब बकवासगिरी बंद कर ले और आजाद हिंद बैंक करेंसी आएगी। 1 रुपये का 7 लीटर डीजल मिलेगा, 972 मिलीग्राम सोना आजाद हिंद बैंक करेंसी का 1 रुपये का वैल्यू है। इस तरह की तमाम बातें राम वृक्ष देश के अलग अलग हिस्सों में जाकर करता रहा।
उसके साथ उसके समर्थक उसकी हाँ में हाँ मिलाते घूमते थे। रामवृक्ष चाहता था कि देश में अपने संप्रदाय की संख्या बढ़ाए और देश के तमाम इलाकों में कब्जा कर ले। ये तो बात मथुरा हिंसा पर ही खत्म हो गई, वरना रामवृक्ष के संप्रदाय के तमाम लोग उसकी जड़ें दूसरे राज्यों में भी फैला रहे थे। अरविंद ओझा, दिल्ली, आज तक। ने रामवृक्ष यादव का वो अनदेखा अनसुना वीडियो आपको दिखाया कि किस तरह से रामवृक्ष यादव पूरे देश में अपनी सत्ता जमाना चाहता था, अपना सिक्का जमाना चाहता था। तो रामवृक्ष यादव कैसे शहर शहर घूमता था और लोगों को अपने पक्ष में करने की कोशिश किया करता था। तो हम आपको अब ये बताते हैं कि रामवृक्ष यादव किस तरह से बाहर निकला। और रामवृक्ष यादव जो था वो लगातार आरबीआई के खिलाफ बोलता रहा, भारतीय संविधान के खिलाफ लोगों को भड़काता घूमता रहा, लोगों को झूठे सपने दिखाता रहा और सरकार का तख्ता पलट करने की धमकी देता रहा। ढाई हजार लोगों के साथ एक अलग सोच का संप्रदाय खड़ा करना बताता है कि रामवृक्ष कैसे लोगों की सोच को अपने वश में कर लेता था, कैसे वो लोगों के दिमाग में अपनी फालतू बातें उतार देता था। ये रामवृक्ष की बोली का ही असर था या फिर उसका दिया जमीन का लालच कि इसके समर्थक प्रशासन से भिड़ जाते थे और उसके लिए जान देने को तैयार हो जाते थे। मथुरा हिंसा में भी यही हुआ। रामवृक्ष यादव ने अपने जहरीले भाषणों से लोगों के मन में लोकतांत्रिक व्यवस्था से विश्वास ही खत्म कर दिया था। इसलिए उस दिन जब पुलिस जवाहर बाग खाली कराने पहुंची तो उन्हें लगा कि साम्राज्य पर हमला हुआ है और नतीजा हुआ जानलेवा हिंसा। ये तो बात है। जवाहर बाग के भीतर रामवृक्ष यादव अपनी एक संसद भी लगाता था और उस संसद से उसने देश की सत्ता पर सवाल भी उठाए। वो आजाद चंद्रशेखर भगत सिंह सुभाष बाबू को ही अपराधी ठहरा रहे। ये मोदी यूएनओ में जाते हैं और जो है ओबामा जी से भेंट करते हैं, तो भाई कौन सी बात है कि संबंध बिगड़ जाएगा? क्या बात है? देश को लोगों को जानना चाहिए कि नहीं जानना चाहिए? कि केवल यही मोदी जानेंगे और राजनाथ सिंह जानेंगे। रामवृक्ष यादव के दिमाग में एक ऐसा साम्राज्य पल रहा था जो विरोध की नींव पर खड़ा था। उसके जहन से रजवाड़ों का दौर शायद खत्म ही नहीं हुआ था। वो देश को खुद का सम्राट मानता था और भारतीय सिक्कों को अवैध करार देता था। रामवृक्ष यादव देश भर में घूम घूम कर लोगों से चुनाव बहिष्कार करने की बात कहता था, सरकारी तंत्र पर सवाल उठाता था और देश के तमाम इलाकों में जाकर अपने समर्थक जुटा रहा था। साम्राज्य मान लिया। कानून की नाक के नीचे ये सब होता रहा और किसी को कानों कान खबर तक नहीं लगी। यही हमारे देश की अजब खूबी है कि सरकार तभी जागती है जब आग भड़कने लगे। मथुरा में रामवृक्ष के सन की संप्रदाय की जानकारी सरकार को बार बार दी गई, लेकिन नजरअंदाजी महंगी पड़ी। 350 राजा नवाब यहाँ हुकूमत करते थे। वो 350 राजा नवाबों का अलग अलग सिक्का था भारत में। उस पर तस्वीर थी उनकी लगी हुई। वो संप्रभु और सोवरेनिटी घोषित किए और 1870 में जब वो 57 में युद्ध हुआ, विक्टोरिया रानी आई तो राजा और नवाबों की जो गोल्डन वो सिक्का था, मोहर भारत की थी, उस पर अपना तस्वीर लगवा दिया, जिसको विक्टोरिया रानी के सिक्का के नाम से जाना जाता है। जब आजादी की लड़ाई लड़ी गई, आजाद हिंद सरकार बनी और आजाद हिंद बैंक करेंसी बनी, सूत्रपात हुआ तो उस पर शहीदों के गुरुदेव नेताजी सुभाष चंद्र बोस की तस्वीर आ गई और भारत का एम्परर सम्राट, भारत का एम्परर नेताजी सुभाष चंद्र बोस है कि नहीं है? अरे भाई है कि नहीं है? अगर नेहरू के पास है, सोनिया गांधी के पास है और चंडीगढ़ दिल्ली में बैठी हुई गवर्नमेंट के पास है तो दे, और नहीं तो आत्मसमर्पण। इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं। आत्मसमर्पण करो। ऐसे ही संप्रदाय बनाने के लिए रामवृक्ष देश भर में घूम घूम कर हर तबके को चुनौती देता था, यहाँ तक कि देश के धर्म गुरुओं को भी नहीं छोड़ा।
हरिद्वार के धर्मगुरुओं, अगर आप ये कहेंगे आरबीआई की करेंसी को कि ये भारतीय करेंसी है, तो आपको उसका रिकॉर्ड देना पड़ेगा, क्योंकि जब आरबीआई ने कह दिया कि हमारे पास रिकॉर्ड नहीं है, तो ये तो रिकॉर्ड धर्म गुरुओं को देना होगा कि नहीं देना होगा? ये देना पड़ेगा, और नहीं देंगे तो क्या होगा? अब ये आप समझिएगा। इस बात को एक छोटी सी अपील, चुनाव का बहिष्कार, और अगर ये धर्म गुरुओं ने चुनाव का बहिष्कार नहीं किया तो जो आगे टक्कर होने जा रही है, जो वैचारिक महाभारत होने जा रही है, उसके जिम्मेदार सभी धर्म गुरु होने जा रहे हैं। और उस महाभारत के मैदान में हे गुरु द्रोणाचार्य, ये स्वाधीन भारत आपको भी बख्शने वाला, ये चलेगा ज्ञान का बाहर, ये छूटेगा ज्ञान का बाहर, वो ज्ञान की तलाश चलेगी और उसमें गुरु कोई समझने वाला। इसलिए आपसे अपील है, आपसे प्रार्थना है स्वाधीन भारत की कि आप जो है आत्मसमर्पण करिए। आत्मसमर्पण नहीं करेंगे तो ज्ञान के साथ आ जाइए और चुनाव का मंच वाली उनका कोई भेष नहीं। मथुरा के जवाहर बाग में शरण लेने वाला ये रामवृक्ष हिंसा का मास्टरमाइंड था। इसी रामवृक्ष ने अपने जहरीले भाषणों से लोगों की सोच ऐसी बदली कि 2500 लोग सिस्टम के खिलाफ खड़े हो गए और जवाहर बाग के इसके किले के भीतर ये गोरख धंधा चलता रहा और सरकार आंख मूंदे बैठी रही। जाएंगे तो बताओ इसको, आजाद हिंद सरकार। जवाहर बाग में रामवृक्ष का अवैध किला टूटा तो परत दर परत ऐसे राज खुल रहे हैं कि सब भौचक्के हैं। अरविंद ओझा, मथुरा, आज तक। जैसे जैसे वक्त बीत रहा है, मथुरा कांड का एक एक सच सामने आता जा रहा है। अब वो परतें भी खुलने लगी हैं कि कैसे पिछले 3 साल से सनकी रामवृक्ष यादव ने जवाहर बाग पर कब्जा जमाया था। आज तक के हाथ कुछ ऐसे वीडियोस लगे हैं जिनमें रामवृक्ष यादव की अनदेखी दुनिया, पूरी दुनिया कैद है। मथुरा के जवाहर बाग में मचे महाभारत की ये तस्वीरें सबने देखी, लेकिन इस बवाल से पहले जवाहर बाग में क्या हुआ अब तक किसी ने नहीं देखा। आज तक पहली बार आपको दिखाने जा रहा है सनकी रामवृक्ष यादव के अवैध कब्जे वाले जवाहर बाग की वो तस्वीरें जिसे देखकर आप खुद अंदाजा लगा लेंगे कि सरकारी शह पर पल रहा ये गुंडा कैसे धीरे धीरे जवाहर बाग को अभेद दुर्ग में तब्दील करने की तैयारी कर रहा था। पुलिस ऑपरेशन से पहले की इन तस्वीरों को देखकर कोई भी समझ जाएगा कि कैसे सिरफिरे रामवृक्ष यादव ने महिला कमांडो का दस्ता तैयार कर रखा था। खोपड़ी फूट जाएगी। पैसे क्यों नहीं पहना? चूड़ी पहना, चूड़ी क्यों नहीं पहनने? जवाहर बाग वालों के साथ में उनकी साठगांठ है, इन्होंने अपनी तमीज भी खो दी है अपनी। ये जो है बदतमीजी में उतारू है, महिलाओं के साथ में बदतमीजी कर रहे हैं। इनको तमीज नहीं है, तमीज नाम की चीज नहीं है इनके अंदर। हम लेके आई, आप जो है मर्दों वाले काम तो कर नहीं सकते हैं, तो इसलिए महिलाओं वाले काम करो, चूड़ी पहनो, चूड़ी पहन के घर में बैठो। रामवृक्ष की महिला ब्रिगेड उसके एक इशारे पर कैसे अफसरों से भिड़ जाती थी, कैसे मरने मारने पर उतारू हो जाती थी। जवाहर बाग में तांडव से पहले 280 एकड़ में फैले इस पार्क का मंजर आपके सामने है।
मथुरा के जवाहर बाग में एनकाउंटर से पहले की ये तस्वीरें आपको चौंका देंगी। एक तरफ पुलिस के जवान बंदूक से लैस, सिर पर हेलमेट, हाथों में आंसू गैस छोड़ने वाली गन है, तो दूसरी तरफ उनसे मोर्चा लेने को तैयार रामवृक्ष की खूंखार महिला ब्रिगेड है। तकरीबन 3 साल तक सरकारी तंत्र को ठेंगा दिखाते हुए अपने गुंडई के दम पर रामवृक्ष ने जवाहर बाग पर न सिर्फ कब्जा जमाया, बल्कि जवाहर बाग में सरकार और प्रशासन से लड़ने के लिए जरूरी साजो सामान भी जुटा लिया था। चश्मदीदों की माने तो जवाहर बाग में आतंकी कैंप की तरह बच्चों और महिलाओं को लड़ने की ट्रेनिंग दी जाती थी। हैरानी की बात यह है कि सब कुछ खुलेआम चलता रहा और प्रशासन आंखें मूंदे बैठा रहा। मथुरा में हुए पुलिस ऑपरेशन से ठीक पहले की जो तस्वीरें आज तक के हाथ लगी हैं, उसमें कई चौंकाने वाली बातें सामने आई हैं। कोर्ट का डंडा चलने के बाद जब पुलिस का भारी भरकम लश्कर जवाहर बाग पहुंचा, तो सबसे पहले उसका सामना हुआ था रामवृक्ष की खतरनाक महिला ब्रिगेड से। कहते हैं अपने जहरीले भाषण से रामवृक्ष ने महिला ब्रिगेड का इस तरह से ब्रेन वॉश कर दिया था कि रामवृक्ष के इशारा पर ये कुछ भी करने को तैयार थी। चूड़ी क्यों नहीं पहनने? जवाहर बाग कांड का साजिश करता रामवृक्ष जानता था कि पुलिस महिलाओं के साथ ज्यादती नहीं करेगी, इसलिए उन्हें सबसे पहले एंट्री गेट पर तैनात किया गया था। आप देख सकते हैं कि जिस वक्त एंट्री गेट पर हाथ में लाठी डंडे लिए महिलाएं पुलिस को ललकार रही थी, उस वक्त अंदर की तरफ हाथों में डंडा लिए खड़ी थी रामवृक्ष के गुंडों की ये फौज। के अंतरात्मा की आवाज को कोई रोक लेगा नहीं। कोई दम रखता है। खुद रामवृक्ष अंदर खड़ा होकर अपनी फौज को उकसा रहा था। वो शहीद मरते नहीं। एनकाउंटर के ठीक पहले की ये तस्वीरों से साफ है कि पुलिस पर रामवृक्ष की ट्रेन ब्रिगेड कैसे हावी रहती थी। हमले वाले दिन पुलिस जवाहर बाग महज रेकी करने गई थी। पुलिस सूत्रों के मुताबिक सुबह के वक्त पुलिस को रेकी करनी थी, जबकि अल सुबह 4 बजे जवाहर बाग के अंदर दाखिल होकर पूरे मैदान को खाली कराना था। लेकिन उससे पहले ही रामवृक्ष की सेना ने पुलिस पर हमला बोल दिया। सवाल यह उठता है कि क्या पुलिस महकमे में रामवृक्ष का कोई भेदिया था जिसने रामवृक्ष को पूरे ऑपरेशन की जानकारी दे दी थी। कैमरामैन संजय खान के साथ अरविंदो झा, मथुरा, आज तक। हम आपको जवाहर बाग कांड का एक एक सच दिखा रहे हैं और रामवृक्ष यादव ने कब से अपना यह आंदोलन शुरू किया तब से लेकर एक बात बता रहे हैं। जवाहर बाग के अभैध दुर्ग के अंदर रामवृक्ष यादव ने सरकारी तंत्र से लड़ने का भी पूरा इंतजाम कर रखा था। भविष्य को देखते हुए रामवृक्ष यादव जवाहर बाग के अंदर बच्चों को बचपन से ही ट्रेनिंग दे रहा था। अपने जहरीले भाषणों से वो बच्चों का ब्रेन वॉश करता रहा और उन्हें अपने नापाक इरादों के लिए तैयार करता रहा। इन नौनिहालों के हाथों में किताबें होती तो अच्छा होता। इनके होठों पर क ख ग घ या ABCD होती तो अच्छा होता। इनके पैर भविष्य के रास्तों में मजबूती से आगे बढ़ रहे होते तो अच्छा होता। ये एक सनकी की घुटन भरी सोच से परे खुली हवा में सांस ले रहे होते तो अच्छा होता। बारूद के ढेर से राख के ढेर में तब्दील हो चुके जवाहर बाग में हिंसा की लपटें तो थम चुकी, लेकिन जो सच बार बार सामने आ रहा है वो डरावना है। वो सच रामवृक्ष यादव की मानसिक विक्षिप्तता का जीता जागता सबूत है। सरकारी तंत्र की लापरवाही से पैदा हुआ रामवृक्ष यादव खुद को भारत सम्राट समझता था और उसने अपनी एक सेना बना रखी थी जिसमें हर उम्र के लोग शामिल थे। आज तक के हाथ लगे इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि कैसे छोटे छोटे बच्चे हाथों में तथा कथित सत्याग्रह का नीला झंडा थामे परेड कर रहे हैं। परेड भी ऐसी जैसे किसी जंग की ट्रेनिंग दी जा रही है।
जरा सी लाइन से चूकने पर राम वृक्ष की पापी ब्रिगेड का कोई कमांडर बच्चों को धमकाने से बाज नहीं आता था। हैरानी की बात यह है कि परेड जवाहर बाग से बाहर मथुरा की सड़कों पर निकाली जाती थी ताकि जवाहर बाग के आसपास रहने वाले लोगों में राम वृक्ष की दहशत बनी रहे। महिला ब्रिगेड पहले से तैयार थी, हथियारों से लैस ट्रेंड गुर्गों की फौज भी पहले से तैयार थी। अब बारी थी बच्चों की, तो उनकी भी फौज तैयार होने लगी थी। बच्चों के मार्च की यह तस्वीर उतनी ही डरावनी है जितनी हिंसा के खूनी खेल के बाद बचाए गए बच्चों ने सुनाई थी। हाँ, तो कहते थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस आएंगे तब सब आजाद हो जाएंगे। ये जो सब कर रहे हैं ना बाहर, ये गंदा गंदा बटा है, तो इनको सबको सजा दी जाएगी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस देते वो कौन सिखाता था ये बात? तो ज्यादातर हम राम वृक्ष यात्रा के बाद इनसे सुनते थे, ज्यादातर ऐसे ही आस पड़ोस में कोई बता देता था, ऐसे ही सुन लेते थे। लगभग 3 साल तक जवाहर बाग में कब्जा जमाए बैठा राम वृक्ष जवाहर बाग को अपनी मिल्कियत समझने लगा था। उससे लगने लगा था कि जवाहर बाग को उससे कोई खाली करा ही नहीं सकता। हैरानी की बात है कि सब कुछ खुलेआम चलता रहा और शासन प्रशासन आंखें मूंदे बैठा रहा। जब तक आंखें खुलती मथुरा का महाभारत भयानक रूप ले चुका था। राम वृक्ष की ठसक का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उसने अपने सन की मिशन में बच्चों को भी सिपाही बना डाला था। कैमरामैन संजय खान के साथ अरविंद ओझा, दिल्ली, आज तक। राम वृक्ष ने तैयार कर ली थी बच्चों की भी फौज। राम वृक्ष को करीब से जानने वालों की बात माने तो वो खुद को भारत का सुल्तान मानता था। वो अपने समर्थकों के साथ प्रजा की तरह व्यवहार करता था। उनका विश्वास जीतने के लिए राम वृक्ष यादव वो हर प्रयास करता था जिससे उसके समर्थक उसके लिए मरने के लिए हर दम तैयार रहें। हैरान कर देने वाली ये तस्वीरें हैं 280 एकड़ में बसे उस जवाहर बाग की, जिसके चप्पे चप्पे पर राम वृक्ष के गुंडे चौकीदारी करते हैं। ये तस्वीरें उस जवाहर बाग की है जिसे गढ़ बनाकर राम वृक्ष पूरे हिंदुस्तान पर नीला झंडा फहराने का ख्वाब देख रहा था। तानाशाहों की तरह जिंदगी जीने वाला राम वृक्ष खुद को स्वघोषित सम्राट बताता था। जवाहर बाग में अपनी प्रजा के लिए उसने खाने पीने से लेकर अस्पताल तक की व्यवस्था कर रखी थी। आज तक के हाथ लगी ये तस्वीरें उस वक्त की हैं जब राम वृक्ष को जवाहर बाग में कब्जा किए तकरीबन 1 साल हो चुका था। एक बार उसके कुछ समर्थक बीमार क्या हुए, राम वृक्ष ने जवाहर बाग के अंदर ही डॉक्टरों की पूरी फौज खड़ी कर दी थी। राम वृक्ष के रसूख का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि एक बार उसके आदेश पर मथुरा के सरकारी डॉक्टर जवाहर बाग में दौड़े दौड़े चले आए। अपने लाइन से खड़े होइए कायदे से। हाँ, लाइन से खड़े हो। एक आदमी अपना जाइए, लाइन से खड़े होकर। देखिए खुद को सुल्तान समझने वाला सन की राम वृक्ष यादव कैसे पूरी ठसक के साथ अपने समर्थकों को एक एक कर इलाज करवाने की सलाह दे रहा है। आप लोग बैठ जाइए, एक तरफ पुरुष डॉक्टर जवाहर बाग के इस कब्जे वाली जगह पर मौजूद है, जबकि बगल में ये महिला डॉक्टर भी इलाज के लिए बुलवाई गई। तस्वीरों को देखकर कोई ये नहीं कह सकता कि जिस जगह पर यह डॉक्टरी कैंप चल रहा है उस पर राम वृक्ष ने अवैध कब्जा कर रखा है। चौंकाने वाली बात तो ये है कि इलाज करने वाले इन डॉक्टरों को सरकारी अस्पतालों में होना चाहिए था, लेकिन राम वृक्ष के रसूख के चलते ये सभी जवाहर बाग में डेरा डाले हुए हैं। राम वृक्ष की फौज के लिए बाकायदा दवाइयों से भरी ये वैन भी मौजूद है। सर एक बार दवाई की। इस जगह का नाम जवाहर बाग है भैया? हाँ, जवाहर बाग। अच्छा। हाँ। एक सरकारी जमीन कब्जाने वालों की ऐसी तीमारदारी आखिर क्यों और किसके इशारे पर हो रही थी? तस्वीर का महज ये पहलू नहीं है। ये देखिए, इन डॉक्टरों की फौज के साथ बाकायदा एक पुलिस वाला भी मौजूद है।
जो बड़े मजे से राम वृक्ष के लोगों की बात सुन रहा है और इनकी फौज की सदस्यता भी ले रहा है। अपने इसी ठसक और दबंगई के दम पर जवाहर बाग में कब्जा जमाए राम वृक्ष सियासत में आने और प्रधानमंत्री बनवाने की बड़ी बड़ी बातें करता था। ये तस्वीरें शायद उस सवाल का जवाब हो सकती हैं कि कैसे 3 साल तक एक सरकारी जमीन पर कुंडली मारकर बैठा रहा राम वृक्ष। आखिर कैसे उसने हजारों समर्थकों और गुंडों की फौज खड़ी कर ली और अंजाम यह हुआ कि 2 जाबाज पुलिस अफसर समेत 29 लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। हालांकि राम वृक्ष भी अपने अंजाम से बच नहीं पाया। कैमरामैन संजय खान के साथ अरविंदो झा, मथुरा, आज तक। उत्तर प्रदेश की राजनीति को हिलाने वाला राम वृक्ष यादव आखिर था कौन? कैसे राम वृक्ष यादव ने अपना अवैध साम्राज्य इतना बड़ा खड़ा कर लिया? कैसे राम वृक्ष के सामने राजनीतिक ताकतें थी नतमस्तक? ये सब कुछ हम आपको बताएंगे बस कुछ ही देर में, और आप जानेंगे तो हैरान रह जाएंगे। देखिए किस तरह से सब राम वृक्ष के आगे रहते थे नतमस्तक। मथुरा में जो हुआ वो सरकार की लापरवाही का नतीजा था। बीते 2 साल से प्रशासन लखनऊ को अपनी रिपोर्ट भेजता रहा, लेकिन सरकार ने जरा भी गौर नहीं किया। हमारे तो लिखा पढ़ी में है, हर क्यों का हमने कहा जो 80 प्रत्यावेदन भेजे, ड्यू लेटर होते हैं ना जो यो नोट्स, 80 भेजे हैं। 80 करीब 250-300 पन्ने की है रिपोर्ट हमारी, अलग अलग गेटों में के महीने में 4 भेजे, कभी 5 भेजे। जब जैसी घटना परिस्थितियाँ आई वैसी मैंने लिखता भेजता रहा, यजमान में आशंका व्यक्त करता रहा, लेकिन किसी ने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। ये जो भेजी है ना, सबसे पहले मैंने इनको दिया है अवैध असलों के संबंध में। देखिए लिखा है, टैग लगा हुआ है, अवैध असलों के संबंध में हमने दिया सबसे पहले रिपोर्ट इनको 23 जनवरी 15-20 में लिखा हुआ है, समझे? इसमें लिखा है मैंने, इतने 6 पन्ने की है ये। अगर सरकार ने वक्त रहते ध्यान दिया होता तो राम वृक्ष इतना घातक ना बनता। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि मथुरा प्रशासन के हाथ आखिर किसने बांधे थे और कौन था राम वृक्ष का आका? इस सवाल का जवाब शायद कभी ना मिले, लेकिन इतना तो तय है कि सरकारी शह से राम वृक्ष इतना बड़ा बना। नहीं माना तो अब ये बताइए जब इसके पास करेंसी नहीं। अब उस राम वृक्ष के बारे में भी जान लीजिए जो पूरे सिस्टम के मुंह पर तमाचा लगाकर चला गया। नाम राम वृक्ष यादव, उम्र करीब 65 साल, निवासी गाजीपुर उत्तर प्रदेश। गाजीपुर का रहने वाला राम वृक्ष यादव करीब 45 साल पहले जय गुरुदेव की संगत में आया और उसी वक्त गाजीपुर से उसका मथुरा आना जाना शुरू हो गया। तब वो समाज बदलने निकला था और उसी कड़ी में इमरजेंसी के विरोध में जेल भी गया। नेतागिरी गांव में राम वृक्ष की यही पहचान थी, लेकिन उसका मकसद तो कुछ और था। वो लोकतंत्र के खिलाफ ही एक विचारधारा तैयार कर रहा था। 2014 की शुरुआत में मध्य प्रदेश के सागर से राम वृक्ष यादव ने अपना एक अभियान शुरू किया, जिसमें जुड़ने वालों को सत्याग्रही का नाम दिया। ये कथित सत्याग्रही दिल्ली में जंतर मंतर पर आकर प्रदर्शन करने वाले थे। रास्ते में करीब 5000 लोगों के साथ राम वृक्ष यादव 18 अप्रैल 2014 को मथुरा पहुंचा तो आराम करने के नाम पर जवाहर बाग में डेरा डालकर कब्जा कर लिया। राम वृक्ष यादव से स्थानीय लोग भी तंग हो गए। आए दिन प्रशासन और आम लोगों से उसके झगड़े होते रहे, लेकिन प्रशासन भी राम वृक्ष यादव के मामले में हाथ डालने से बचता था। शुरू में राम वृक्ष यादव और उसके गुंडों ने यहाँ छोटी मोटी झोपड़ियां बनाई, लेकिन फिर जड़ें जमा ली। पिछले महीने जब एक सरकारी अफसर जांच के लिए जवाहर बाग के अंदर गया तो उसे बंधक बना लिया गया था। अगर हाईकोर्ट ने मामले में दखल ना दिया होता तो ना पुलिस कार्रवाई करती, ना जवाहर बाग खाली होता, ना राम वृक्ष यादव मारा जाता। राम वृक्ष यादव 280 एकड़ के सरकारी बाग में बड़े आराम से 2 साल तक रहते हुए कानून को ठेंगा दिखाता रहा, लेकिन उसकी मौत के बाद भी सवाल खड़ा है कि आखिर इन 2 सालों में उसे पनाह कौन देता रहा? प्रशासन के हाथ किसने बांध रखे थे? क्या तू पत्रकारिता करता है? मदन मोहन शर्मा के साथ शिवेंद्र श्रीवास्तव, मथुरा, आज तक।